साल था 2003। पाकिस्तान में अभी इंटरनेट का दौर नया नया आया था। ना स्मार्टफोन्स थे, ना फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस, और हर घर में सिर्फ एक ही लैंडलाइन मौजूद होता था। और अगर किसी के पास डायल अप कनेक्शन होता था तो समझो उसे उस वक्त का टेक्नोलॉजी का किंग समझा जाता था। इसी दौर में हनीफ भट्टी नामी एक मुसाफिर, जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल पाकिस्तान से बाहर यानी दुबई में गुजारे, वो साल 2003 में अपने मुल्क वापस लौटा। हनीफ एक एडवेंचरर थे। उन्हें कार्स और ट्रैवलिंग का बेहद शौक था। वो अपनी जवानी में कार रेसिंग किया करते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस लौटे उन्हें एक अजीब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनके दोस्त यार सारे बिछड़ चुके थे। हनीफ के पास अब दोस्तों की नामौजूदगी की वजह से काफी फ्री टाइम होने लगा था, लेकिन उस वक्त उनके पास ऐसा कोई भी नेटवर्क मौजूद नहीं था जहां वो अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों से कांटेक्ट कर सकें। अब हनीफ अपनी तरह दूसरे कार एंथुसियास्ट की तलाश में थे। एक दिन ऐसे ही हनीफ के जहन में एक ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान में कोई ऑनलाइन जगह है जहां कार लवर्स आपस में बैठकर कार्स की बातें कर सकें, टिप्स शेयर कर सकें और एक दूसरे से अच्छी एडवाइस ले सकें। इसका जवाब था नहीं, और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। हनीफ ने उस वक्त इंटरनेट का फायदा उठाते हुए एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और फोरम लॉन्च किया। शुरुआत में यूजर्स 0 थे। इतना साइलेंस होता था कि ऐसा लगता था कि फोरम डेजर्ट है, लेकिन हनीफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद से सवाल पूछते और खुद ही से जवाब देते। वो मुख्तलिफ ईमेल आईडीज बनाते और रैंडम क्वेश्चंस पोस्ट करते और उन्हीं आईडी से उन क्वेश्चंस का जवाब भी देते। वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि रिव्यूज के जरिए कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके। भले ही ये सुनने में काफी पॉइंटलेस लगे, लेकिन असल एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो खाली स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकें। बहरहाल अब उनकी वेबसाइट पाक व्हील्स की तरफ यूजर्स अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे पहला यूजर आया, फिर एक और ऐसे एक छोटी सी कम्युनिटी बनने लगी। यही छोटी कम्युनिटी आगे चलकर पाक व्हील्स की एक फाउंडेशन बन गई। लेकिन अभी भी हनीफ भट्टी के लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। उनके लिए उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था कस्टमर ट्रस्ट। उस वक्त पाकिस्तान में लोगों के लिए कोई भी चीज ऑनलाइन परचेज करना काफी डाउटफुल थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब कुछ ऑनलाइन स्कैम है और सिर्फ टाइम वेस्ट है, और गाड़ी जैसा एक महंगा एसेट ऑनलाइन खरीदना और भी ज्यादा रिस्की था। पाक व्हील्स के लिए दूसरा चैलेंज ये था कि कार्स की बाइंग और सेलिंग अमूमन लोकल डीलर्स करते थे। हर शहर के मोहल्ले में लोकल डीलर्स के फिजिकल शोरूम होते थे जहां लोग कार्स देखते, टेस्ट ड्राइव्स करते और अपनी तसल्ली पूरी करते थे। जो कॉन्फिडेंस लोगों को गाड़ी फिजिकली परचेज करने के ऊपर था, वो कॉन्फिडेंस अभी ऑनलाइन बाइंग पर नहीं आया था। उस वक्त सोशल मीडिया से ज्यादा लोकल अखबारों में कार डीलर्स एड्स चलाया करते थे, और ऐसे एनवायरनमेंट में एक ऑनलाइन कार प्लेटफॉर्म बनाना किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद भी हनीफ ने अपनी स्ट्रेटेजी को काफी सिंपल रखा। उन्होंने सबसे पहले एक कम्युनिटी बनाई, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को स्लोली ग्रो किया। ऐसे हनीफ का फोरम भी ग्रो होने लगा और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। लोग अब पाक व्हील्स पर गाड़ियों के टेक्निकल मसाइल डिस्कस करने लगे, जैसे इंजन का प्रॉब्लम, टायर्स की क्वालिटी और गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी। लोग अब पाक व्हील्स पर ज्यादा वक्त बिताने लगे, जिसकी वजह से पाक व्हील्स एक नॉलेजेबल हब बनता गया। और जब ये नॉलेज ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर एक्सचेंज होने लगी, तब गाड़ियों की बाइंग और सेलिंग और भी ज्यादा बढ़ती गई। बहरहाल साल 2008 में इस बिजनेस का एक टर्निंग पॉइंट आया जब हनीफ भट्टी ने अपनी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स सुनील मंच को बेच दिए। सुनील मंच गाड़ियों के एक काफी पुराने बिजनेसमैन थे जो गाड़ियों के कारोबार को स्केल करना जानते थे। हनीफ ने अभी भी इस कंपनी में अपनी थोड़ी बहुत ओनरशिप तो रखी थी, लेकिन लीडरशिप पूरी तरह से सुनील मंच को दे दी। अब पाक व्हील्स सिर्फ एक फोरम नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस बन गया। सुनील मंच और उनकी टीम ने एक ऐसी जबरदस्त वेबसाइट क्रिएट की जहां कार लिस्टिंग का प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 क्लिक्स में हो जाता था। कार की फोटो, प्राइस और डिस्क्रिप्शन के साथ एक प्रॉपर एड बन जाता था। इस तरह सुनील मंच ने लोगों के लिए कार लिस्टिंग प्रोसेस को आसान बनाकर मार्केट में एक नई ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस किया। अब लोगों को ट्रेडिशनल मेथड्स यानी अखबारों के एड्स पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि
उनके पास अब एक नया प्लेटफॉर्म मौजूद था जिसके जरिए घर बैठे कार्स को ब्राउज किया जा सकता था, प्राइसेस को कंपेयर भी किया जा सकता था और कार्स के सेलर से डायरेक्टली कांटेक्ट भी किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा बनता गया, अब और नए मसाइल भी सामने आने लगे। फेक सेलर्स भी गाड़ियों की लिस्टिंग बनाते, स्कैम्स होते जिसकी वजह से लोगों के लिए रिस्क बढ़ता। इस मसले का हल निकालने के लिए पार्क व्हील्स ने सोल्यूशन दिया कार वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड इंस्पेक्शन के जरिए, और इसी इंस्पेक्शन ने पूरा गेम बदल दिया। अब बायर्स को कार्स की असल कंडीशन के बारे में सही मालूमात मिलने लगी, जिसकी वजह से मार्केट प्लेस पर लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। पार्क व्हील्स ने अब अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बिल्ड की। गाड़ियों के ब्लॉग्स बनाए गए जहां नए मॉडल्स के रिव्यूज, कंपैरिजंस और टिप्स शेयर किए जाते थे, और ऐसे यूजर्स के सर्च इंजन्स पर भी पार्क व्हील्स डोमिनेट करता गया। बहरहाल अब शुरुआत होती है साल 2015 की और यूट्यूब का जमाना आया। पार्क व्हील्स ने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया जहां वो कार रिव्यूज, कार शोज और एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड वीडियो शेयर करते थे। इनकी वीडियोस ने इनके ब्रांड को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। यहाँ पार्क व्हील्स ने बिजनेस का एक गोल्डन लेसन दिया, जो कि था अपनी ऑडियंस तक उनके प्लेटफॉर्म पर पहुँचो। फॉरम से ब्लॉग, ब्लॉग से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से यूट्यूब तक पार्क व्हील्स हर नई वेव को टाइमली कैप्चर करता गया। लेकिन पार्क व्हील्स की ये कहानी सिर्फ डिजिटल नेटवर्क्स तक लिमिटेड नहीं रही। अब पार्क व्हील्स ने फिजिकल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, जहां ऑटो शोज, कार रैलीज और मीटअप्स होते थे। इन इवेंट्स ने पार्क व्हील्स को एक फिजिकल कम्युनिटी बना दिया, जहां लोग इस ब्रांड को समझ सके और ट्रस्ट बिल्ड कर सके। इसके साथ साथ अब पार्क व्हील्स ने पार्टनरशिप्स करना भी शुरू की। पार्क व्हील्स की अब बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी टाई अप शुरू हुए, यानी एक बायर को कार खरीदते वक्त फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस भी पार्क व्हील्स के प्लेटफॉर्म से मिल जाती थी। इस जबरदस्त स्ट्रेटजी ने पार्क व्हील्स को एक कंप्लीट कार लाइफ साइकिल कंपनी बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे बनने लगा। शुरुआत में तो रेवेन्यू सिर्फ लिस्टिंग से आता था, जो कि काफी कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू आने के मुख्तलिफ जराए बनते गए, जैसे स्पॉन्सरशिप्स, पेड एडवर्टाइजमेंट्स, ब्रांड पार्टनरशिप्स, इंश्योरेंस और इंस्पेक्शन सर्विसेज के थ्रू। इन सब रेवेन्यू स्ट्रीम्स ने पार्क व्हील्स को एक सस्टेनेबल बिजनेस बना दिया। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि पार्क व्हील्स ने अपने पहले 18 से 19 सालों में ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया। साल 2021 और 22 के आसपास ही इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट वॉल्यूम जनरेट करना शुरू किए। ये फैक्ट एक क्लियर मैसेज देता है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी के बिना सस्टेनेबल बिजनेस बनाना मुश्किल है। दोस्तों, आज पार्क व्हील्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी कार मार्केट प्लेस है। हर साल 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां उनके प्लेटफॉर्म से बाय और सेल होती हैं। इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $2 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे छुपी है 20 साल की स्ट्रगल, अडेप्टेबिलिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग का एक मुश्किल सफर। पार्क व्हील्स की ये कहानी एक और रियलिटी सामने लाती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, बल्कि यहाँ सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। और जब ट्रस्ट मिलता है तब स्केलिंग और रेवेन्यू की राह खुद ही बन जाती है। आज जब हम पार्क व्हील्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक सिंपल सी वेबसाइट थी जो आज एक जायंट बन चुकी है, लेकिन असल में ये एक मैराथन थी। एक फोरम के छोटे सवाल जवाब से लेकर $2 मिलियन के एनुअल रेवेन्यू तक का सफर। ये है $2 से शुरू होने वाली वो कहानी जो आज पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। दोस्तों, अगर आप पार्क व्हील्स की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे मीम मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने क्रम्बल कुकीज पाकिस्तान को बिल्ड किया, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।